A very good morning to all of you. Hi and welcome in Science Class 6. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर। और मैंने बताया था जैसा कि कल पिछले क्लास में कि अगर बारिश की कमी हो जाए या बारिश ना हो तो इससे कौन से सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, कौन से एपिडेमिक क्रिएट होंगे, इसके अलावा क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं लोगों के सामने, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोग ने चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव रेन्स। ठीक है, मतलब अधिक बारिश, जब ज़्यादा बारिश होते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक डेट दिया गया है, ड्यूरिंग जुलाई 2005 एंड 2006। लगभग 2005 और 2006 में इसमें जुलाई माह के दौरान इट रेन वेरी हैवली इन मुंबई, मतलब मुंबई में काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी भारी बारिश हुई। इफ़ यू डू नॉट रिकलेक्ट द इमेजेस शोन ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर, आस्क योर पेरेंट्स। अगर आपने टीवी में या फिर न्यूज़पेपर पर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखा, नहीं सुना, तो अपने पेरेंट्स से एक बार ज़रूर पूछें, अपने अभिभावक से पूछें, अपने टीचर से पूछें, आखिर वो बाढ़ किस प्रकार का था, कैसी बारिश हुई, क्या त्रासदियाँ हुई, है ना, क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई उसके बाद। तो कहता है वी आर गिविंग 5 सेंटेंसेस रिगार्डिंग द सिचुएशंस प्रिवेलिंग देन। ठीक है, सबसे पहले कहता है द लो लाइंग एरियाज वेयर इन अनडेटेड विद वाटर। जो भी लो लाइंग एरियाज यानी कि जो निचले ज़मीन पर जो बसे हुए घर थे वो सब पानी में डूब गए, पूरी तरह से डूब गए। सेकेंड जो सिचुएशंस क्रिएट हुए थे, वाटर इंटर द हाउसेज, मतलब घरों में पानी घुस गया। पीपुल वर इवैक्यूटेड टू सेफर प्लेसेस, और लोग जो हैं अपने अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर भागने लगे, जाने लगे, क्योंकि उन्हें अपने जान को बचाना था। नेक्स्ट था सम ऑफ द हाउसेज वर डैमेज्ड, कुछ घर जो हैं वे डैमेज हो गए। नंबर डी है द अफेक्टेड पीपुल कुड नॉट गो टू वर्क सिंस लोकल ट्रांसपोर्टेशन वॉज बैडली हिट। जो भी लोग थे, जो भी सरकारी ऑफिस में काम करने वाले, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग थे, यहाँ तक कि जो निजी दफ्तर में भी काम करने वाले लोग थे, वे ऑफिस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण हर जगह जल जमाव की समस्या थी और लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहे थे। तो सड़क पर गड्ढे हो गए थे, पानी भरा हुआ था, तो उस पर गाड़ी चलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इसको लेकर के कई ऑफिस और बड़े बड़े जो कार्यालय थे वो सब बंद कर दिए गए थे, लोग अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नेक्स्ट है रिलीफ कैंप्स वर ओपन टू प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथ्स टू द इवैक्यूटेड पर्सन्स। जितने भी प्रभावित लोग थे इस बाढ़ से, उनके लिए राहत कैंप, राहत शिविर लगाए गए और उन्हें जहां तक हो सका कपड़े, भोजन ये सब मुहैया कराए गए, दवाइयाँ दी गई। कहता है डिड यू नो अबाउट सम अदर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल इन द सिटी एट दैट टाइम। क्या आपको ऐसा लगा कि इन सब के अलावा भी कुछ और सिचुएशंस, कुछ और परिस्थितियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा होगा। मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, कई पेड़ जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंका गया पानी के उस बहाव में। रोड्स एंड रेलवे लाइन्स वर वॉश्ड अवे, जितने भी सड़कें थी, जितने भी रेलवे लाइन थे बिछे हुए, ये सब उस पानी में बह गए। द ग्रेन एंड फॉडर इन द स्टोर्स वर ऑल्सो लॉस्ट, यहाँ तक कि जितने भी सरकारी अन्न भंडार थे, जितने भी जानवरों के चारा वगैरह थे, ये सब बह गए उस बारिश के बाद में। एग्रीकल्चरल फील्ड्स लॉस्ट द टॉप सॉइल, यहाँ तक कि इस बाढ़ के कारण जो खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी थी उसे भी वह बारिश बहाकर ले गया। दिस कहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर इंटरप्टेड, यहाँ तक कि जितने भी आम जनताओं के लिए जो यातायात की सुविधाएं थी ये सभी बाधित हो गई। और कहता है दिस रिजल्टेड इन हैवी इकोनॉमिक लॉस, और इसके कारण
बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई, लचर हो गई। दिस सिचुएशन इज नोन एज फ्लड। और इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं जिसे हम फ्लड कहते हैं। फ्लड मतलब बाढ़। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, खास करके इस परिस्थिति में भी, पीपुल हैव टू बी प्रोवाइडेड रिलीफ बाय द गवर्नमेंट सो दैट देयर इज नो सोशल अनरेस्ट। सॉरी। और इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, है ना, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो पीपुल हैव टू बी प्रोवाइडेड रिलीफ बाय द गवर्नमेंट सो दैट देयर इज नो सोशल अनरेस्ट। और इनके बावजूद, इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार के द्वारा उन लोगों को अनाज, भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें मुहैया कराई गई ताकि लोगों में किसी भी प्रकार की, है ना, एक मतभेद या किसी प्रकार का भेदभाव बिना किए उन लोगों को ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है। पीपुल हैव टू बी रिहैबिटेड आफ्टर द फ्लड्स हैव रिसेडेड। मतलब जब बाढ़ खत्म हुआ, जब पानी चला गया, तो पानी सूखने के बाद लोगों को पुनः उनके आवास में पहुंचाया गया। उन्हें रिहैबिटेटेड मतलब पुनः जो उनका आवास था, उनका जो टूट फूट जो भी घर में तोड़फोड़ हुए थे, उसके जो मरम्मत के जो खर्च थे बेसिकली उन्हें दिए गए ताकि लोग पुनः अपना घर बना सकें और उसमें वो चैन से रह सकें। तो ये सारी सिचुएशंस के बावजूद भी जो सरकारें हैं वह अपना काम नियमित रूप से कर रहे थे। अब देखिए, कहता है स्टेट्स ऑफ वाटर। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो बारिश ना हो तब जो परिस्थिति उत्पन्न होता है, दूसरा जब ज़्यादा बारिश हो इसके पश्चात क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो दोनों ही टॉपिक को हम लोगों ने गौर से पढ़ा, समझा। कल हम लोगों ने ड्रॉट के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने फ्लड के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जल की अवस्थाएं। देखिए, कहता है वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पर यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। A liquid has a fixed volume but it can acquire the shape of the vessel in which it is kept। कहता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है परंतु इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि इसे जिस वेसल में रखा जाता है यह उसी वेसल का आकार ले लेता है। इट डज नॉट हैव अ रिजिड शेप। इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। कहता है कि कूल वाटर इन अ फ्रीजर, अगर आप पानी को फ्रीजर में ठंडा करें तो कहता है द वाटर चेंजेज इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो वाटर जो है वो उसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आइस कहते हैं। ठीक है। देखिए, आइस हैज अ फॉर्म शेप एज वेल एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, दूसरा इसका शेप भी फिक्स्ड हो जाता है। इफ वी कहता है लेट इट रिमेन एज सच एज रूम टेम्परेचर। पुनः जब इसे हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट अगेन। और वापस यह पिघल करके पुनः अपने लिक्विड स्टेट में चला आता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने के पश्चात कहता है अ लिक्विड इज चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट। यानी जब आप पानी को फिर गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के पश्चात वह वेपोराइज होता है, वह वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वाटर वेपर कन्वर्ट होने के बाद जैसे वो भाप बनकर हवा में चला जाता है। वाटर वेपर अराइजिंग फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड स्टीम। जब आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो खौलते हुए पानी से जो भाप निकलता है उसे हम स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम। इफ वी प्लेस अ कूल एंड ड्राई ग्लास प्लेट ओवर द स्टीम, अगर हम उस स्टीम के पास कोई भी कहता है कूल यानी ठंडा या सूखा ग्लास अगर हम या प्लेट ही रखते हैं तो वी नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो हम देखते हैं वह भाप उस ठंडे ऑब्जेक्ट से सट के वह पुनः वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है हीटिंग चेंजेस लिक्विड वाटर इनटू वेपर फॉर्म।
जब हम किसी चीज़ को या किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। और कहता है ऑन कूलिंग, पुनः ठंडा करने के पश्चात द वेपर्स बिकम लिक्विड वंस अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और वह जो वेपर होता है पुनः ठंडा करने के पश्चात वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सिमिलरली ऑन कूलिंग, उसी प्रकार से पुनः ठंडा करने पर लिक्विड वाटर फ्रीजेज इनटू सॉलिड। अगर हम पुनः उस वाटर को फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से वह फ्रीज होकर के सॉलिड आइस बनाएगा, है ना, विच कैन अगेन मेल्ट एंड बिकम्स लिक्विड ऑन हीटिंग। और वापस जब उसे हम बाहर रूम टेम्परेचर पर छोड़ते हैं तो पुनः वो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बार बार आइस, लिक्विड एंड वाटर एंड स्टीम, ये सब जो है बेसिकली वाटर के स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही अवस्था में जब पाया जाता है। अब देखिए कहता है वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड लेक्स, ठीक है। ये नदियों में, झील में पानी जो है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जहाँ के कहता है आइस इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन जो कि बेसिकली पोलर रीजन है, वहाँ पर पानी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है। और कहता है एज वेपर इन द एयर, और हवा में यह जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल इज इवेपोरेशन। और याद रखें, प्रकृति में पानी ना तो निर्माण हो रहा है ना पानी नष्ट हो रहा है, पानी जितना था उतना ही है। बस यह वाटर साइकिल यानी जल चक्र जो चलता रहा है, यानी कि पानी का भाप बनना, भाप का पुनः पानी बनना, पुनः भाप से पानी से भाप, भाप से पानी, मतलब ये वाटर वेपर टू कन्वर्ट इन वाटर, वाटर कन्वर्ट इन वाटर वेपर, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो वाटर साइकिल का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है और वह है इवेपोरेशन, ठीक है, वाष्पीकरण। कहता है इवेपोरेशन हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर्स एंड इट हैपेंस ओनली ऑन द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ वाटर दैट इज एक्सपोज्ड टू एयर। बेसिकली जो वाटर कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही ऐसा हो सकता है। और रूम टेम्परेचर पर जब हम किसी भी यानी खास करके लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह कंडेंस होकर के या फिर इवेपोरेट होकर के वह अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करता रहता है। अब देखिए इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो इवेपोरेशन के बारे में कहा गया है कि वाटर बॉडीज आर एक्सपोज्ड टू द रेज ऑफ द सन विच प्रोवाइड लाइट एंड ऑल्सो हीट। बेसिकली वाटर बॉडी जितनी भी हैं, जहाँ भी जल के स्रोत हैं, बेसिकली उन पर जो है सनलाइट और सन का जो हीट होता है दोनों का ही प्रभाव होता है। वाटर कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, ये जल के जो भी स्रोत है वहाँ से नियमित रूप से जल जो है वह वाष्पीकृत होता है। वेदर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज और ओशंस ड्यूरिंग हॉट समर्स द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेज। कहता है गर्मी के समय वेपोराइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है, ठीक है। वाटर ऑल्सो इवेपोरेट्स फ्रॉम, कहता है फार्म्स बिकॉज क्रॉप्स आर इरिगेटेड एट रेगुलर इंटरवल, क्योंकि कहता है वाटर जो है वो अक्सर खेतों में भी इवेपोरेट होते रहते हैं, क्योंकि नियमित समय पर जो है खेतों में जो फसल होते हैं उनके लिए सिंचाई करनी जरूरी होती है। सिंचाई करने के पश्चात जो खेत में जो मिट्टी होती है उसमें जल उसको प्राप्त होता है और वो जल पुनः इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इसका भी एक चक्र है, इसका भी एक साइकिल है। कहता है इंडस्ट्रियल प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम बॉयलर्स। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने हैं, वहाँ पर जो बॉयलर्स लगे हुए हैं जहाँ किसी भी चीज़ को खौलाया जाता है, वहाँ से भी वाटर वेपर रिलीज होकर के एयर में पहुँचता है। कहता है कुकिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोड्यूस वाटर वेपर। यहाँ तक कि आप खाना पकाते हैं या फिर आप कपड़े सुखाते हैं, इन सब के द्वारा भी वाटर वेपर रिलीज होता है। अब देखिए कहता है दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज रिटेन्ड बाय द एयर एज मॉइस्चर। अब इतने ज़्यादा वाटर वेपर जो हैं, इसके जो मात्रा है वह हमारी इस प्रकृति में मौजूद है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे मॉइस्चर की, नमी क्या है। द वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट या एयर,
जिसे डिफाइन किया गया है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से इसे डिफाइन किया गया है। इसके अलावा ड्यू पॉइंट इज अनदर पैरामीटर विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। यहाँ तक कि ड्यू फैक्टर क्या है कि जब कभी आप जाड़े में देखते होंगे अक्सर ड्यू वगैरह ओस की बूंदें जो घास के ऊपर टिकी रहती हैं, आप देख सकते हैं ये सब भी एक वाटर का ही जो है वो फॉर्म है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में फ्रॉस्ट है ना, उसके बाद ड्यू, फॉग, तो ह्यूमिडिटी, स्टेम, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं ये वाटर के ही अलग अलग फॉर्म हैं जो गैसियस स्टेज में आकर के या फिर लिक्विड स्टेज में आकर के हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ये मौजूद है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और लास्टली वाटर साइकिल, और इसके बाद जो है हमारा यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए शुभ विदा, और आप लोग अपने तैयारी जम कर करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।